उत्तराखंड के सभी छात्रों को आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और विगत वर्षों का जो सीरीज है वो जल्द ही हम प्रारंभ करने वाले हैं आप सबके साथ, कि किस प्रकार से 2012 से लेकर आज तक की आपकी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें प्रारंभिक परीक्षा में क्या ट्रेंड रहा है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पूछे गए हैं, उन सभी को लेकर हम आपके साथ उपस्थित होने वाले हैं और उन पर समग्रता से चर्चा भी की जाएगी। आज का जो ये सेशन है इसमें विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में 2021 की, और इसमें वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप जानते होंगे कि ये रिपोर्ट प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो आपको यह भी पता होगा कि इस रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिया जाता है, और यह इस बार का 17वां संस्करण है, क्योंकि सबसे पहले इसको वर्ष 1987 में पेश किया गया था। और इस बार के संस्करण में पहली बार टाइगर रिजर्व को भी इसमें स्थान दिया गया है। इस बार की रिपोर्ट में पहली बार जो आप कह सकते हैं जानवरों के लिए गलियारे होते थे उनको भी इसमें समाहित किया गया है। तो पहली बार ये रिपोर्ट है जब टाइगर रिजर्व के बारे में भी बात होती है, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की भी बात होती है। और इनको हम प्रश्नों के माध्यम से देखने वाले हैं। 8 से 10 प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए, और उन्हीं से आपका वन स्थिति रिपोर्ट बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से उसको लेकर मैं आया हूं, और 7 से 8 प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। इन 7 से 8 प्रश्नों के माध्यम से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है चीजों को, और इनको नोट भी करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एक एक करके हम चीजों को देख रहे हैं। प्रश्न देखो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रश्न संख्या पर नहीं जाना है। यहाँ पे बोला गया है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत में वृक्षों के आवरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है। चलो बताएं, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा, 15 दिन पहले का घटनाक्रम है। तो सबसे पहले आप बताएंगे उसके बारे में, फिर मैं इसके बाद बात करता हूं। क्या बोला जा रहा है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में, मतलब 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से भारत में वृक्षों के आवरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिए। देखो प्रश्न यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप गलती कर बैठोगे। आपने यदि याद भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, तो भी गलती कर बैठोगे यदि आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो बताएं, चलें आप बताएं कितना किया गया है। तब तक मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी यहां पे लिख देता हूं। चले जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। देखो यहां पे क्या बोला गया है कि भारत में वृक्षों के, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, वृक्षों के आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो भारत में वृक्षों के आवरण की यदि हम बात करें तो वृक्षों के आवरण में जो वृद्धि हुई है वो है 721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। 721 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि वृक्षों के आवरण में हुई है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वन व वृक्ष दोनों के आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वन व वृक्ष दोनों के आवरण की जब बात करते हैं तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वन और वृक्ष दोनों के आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, जबकि सिर्फ वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जब आप बात करते हो वनों की, तो आप जानते हो कि वनों को 3 कैटेगरी में प्रमुख रूप से डिवाइड किया जाता है। अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखोगे तो कैनोपी के आधार पर बात की जाती है। जैसे अत्यंत सघन वन का मतलब हो गया कि कैनोपी जो है यहाँ पे 70% से अधिक है। मध्यम सघन वन की बात करते हैं तो कैनोपी 40 से 70 के बीच में है। खुले वन की बात करते हैं तो यहाँ पे वृक्षों की जो कैनोपी है वो 10 से 40% के बीच में है। और इन सब के बाद जो आता है वो आता है स्क्रब्स, और स्क्रब्स को क्योंकि इसमें जंगल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है इसलिए हमने उसको अलग किया है। और वहाँ पे कैनोपी जो है वो 10 से कम होती है और इनको वृक्षों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो मुख्य रूप से 3, अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये आपको याद रखना है। कैनोपी डेंसिटी के आधार पर बात होती है तो कैनोपी डेंसिटी
70 से अधिक है तो अत्यंत सघन वन, कैनोपी डेंसिटी 40 से 70 के बीच है तो मध्यम सघन वन, कैनोपी डेंसिटी जो है 10 से 40 के बीच है तो खुले वन की संज्ञा उसको दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि पिछले 2 वर्षों में वृक्षों के आवरण में जो कुल वृद्धि है वो 721 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वन और वृक्ष दोनों के आवरण में तो 1540 याद रखना है, ठीक है। 1540 721, 1540 721 रट जाना है आपको। देखो अब इस रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये हर वर्ष जारी की जाती है? नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष, मतलब एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। द्विवार्षिक रिपोर्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। पहली कब आई थी? तो पहली रिपोर्ट आई थी वर्ष 1987 में, ठीक है। पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 2021 में आई है ये 17वां संस्करण है, इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। तो 17वां संस्करण 2021 में आया है, पहला संस्करण 1987 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष पे आता है, मतलब अब अगला 2023 में देखने को मिलेगा। और वर्ष 2023 तक कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, इसलिए आपको अच्छे से इनको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन सा है? मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन्होंने पढ़ा भी होगा वो भी गलत करेंगे। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा ना, उनमें से 90% लोग इसका जवाब गलत देंगे। बताएं, चलिए बताएं। 90% मैंने बोला है गलत देंगे, इसका मतलब प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी करेंगे तो गलती कर बैठेंगे। बताएं। बोला जा रहा है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, इस शब्द को ध्यान रखना है। क्या बोला जा रहा है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कहां पर हुई है वनावरण में, ये आपको बताना है। चलें बताएं कहां पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि गलती करेंगे आप सब, तो इसको थोड़ा सा सोच विचार के जवाब देना है। इसका मतलब कुछ इस प्रश्न में है, ठीक है। चलें, कुछ इस प्रश्न में है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलें और सभी लोग जवाब दें, जो लोग अभी तक देख रहे हैं दूसरों का आंसर, अपना भी व्यू बनाएं, क्योंकि ये रिपोर्ट तो पहले आ चुकी है और आप लोग करंट अफेयर्स बहुत पढ़ते हैं, तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। बताएं। देखो यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि ना, तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो हुई है वो तेलंगाना में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो है वनावरण में वो तेलंगाना में हुई है, और तेलंगाना में 3.07% की वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में 2.22% की वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है ओडिशा, और ओडिशा में 1.04% की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिशत की जब बात करेंगे तो हमारा जवाब होगा तेलंगाना, क्योंकि वन प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना में हुई है। लेकिन जब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कि कहां पर किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे पहला नाम आएगा आंध्र प्रदेश। तो जब आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, तो आप सबसे पहले लिखोगे आंध्र प्रदेश, फिर आप लिखोगे तेलंगाना, फिर आप लिखोगे ओडिशा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 किलोमीटर, और ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर है आंध्र प्रदेश, प्रतिशत की दृष्टि से टॉप पर है तेलंगाना। यह स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहीं पर, ठीक है। यदि नहीं क्लियर करते हैं, अभी से बना के रखते हैं इसको, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। तो यहीं पे इसको क्लियर कर देना है कि क्या चीजें क्लियर करनी है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि यदि हम बात करें वनों में, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है तेलंगाना में। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बाकी अभी कितनी वृद्धि हुई है उसके लिए लास्ट में मैंने इसमें जोड़ दिया है कुछ चीजें, वहां से अभी हम चीजों को देखेंगे।
चलें इसको बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। चलें बताएं, वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? बताएं। सबसे क्या बोला जा रहा है? वनावरण में सबसे अधिक कमी, मतलब सबसे ज्यादा वन का ह्रास कहां पे हुआ है, सबसे ज्यादा वन नष्ट कहां पे हुए हैं, ये आपको बताना है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिएगा। चलें जवाब दीजिए। जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। अच्छा प्रश्न है, सभी को जवाब देना है। देखो, सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो हुई है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश क्योंकि इस आंसर में दिया नहीं हुआ है, इसलिए आप ई विकल्प को टिक करोगे। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वनों का, और यहाँ पे 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ह्रास हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो दूसरे स्थान पे मणिपुर आता है, जहां पर 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हानि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हानि कहां पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसको बताएं, ये हो गया ना, इसको बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वन आवरण है? भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वन आवरण है, ये आपको बताना है। बताएं। और याद रखिएगा कि जब बात करते हैं वन आवरण की और टाइगर रिजर्व की, तो यह पहली रिपोर्ट है। अभी तक की 17 रिपोर्टों में से यह पहली रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व में वन के बारे में बात की गई। मतलब टाइगर रिजर्व के अंदर जो वन है उनको भी यहाँ पे रखा गया है सर्वे में। टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो गलियारे हैं, जो आप कह सकते हैं कॉरिडोर हैं, जानवरों के जो कॉरिडोर हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। और पहली बार ये रिपोर्ट है जिसमें टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो गलियारे हैं इनके, उनके बारे में बात की गई है। तो याद रखना है, ये पहली रिपोर्ट है, पहली बार इस रिपोर्ट में इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। तो बताएं, भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वन आवरण है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा वन आवरण किस टाइगर रिजर्व में है, ये आपको बताना है। 4 टाइगर रिजर्व आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। देखो, यहां पे आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि है, सबसे ज्यादा जो वनावरण है, वो है पक्के टाइगर रिजर्व में। पक्के टाइगर रिजर्व के लगभग 57% भाग में वनावरण है। तो याद रखिएगा कि पक्के टाइगर रिजर्व के लगभग 97% भाग में वनावरण है, और यह सबसे ज्यादा वनावरण वाला भारत का टाइगर रिजर्व है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यहां पे देखने को मिल रहा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व को क्या याद रखना है? बुक्सा टाइगर रिजर्व को इसलिए याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि, सबसे ज्यादा यदि किसी टाइगर रिजर्व में वन वृद्धि हुई है तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो बुक्सा टाइगर रिजर्व में हुई है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व में 238.80 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना एरिया, वन का एरिया यहाँ पे बढ़ा है, और सबसे ज्यादा वन का एरिया यदि कहीं पे बढ़ा है तो वह है बुक्सा टाइगर रिजर्व। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जैसे अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो 2019 की रिपोर्ट से तुलना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब टाइगर रिजर्व के बारे में आप बात करते हो तो ये तुलना होती है 2011 से। मतलब 2011 से लेकर 2021 तक की बात करें यदि, तो पिछले 10 सालों में यदि हम देखें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा जंगल बढ़े हैं, और 238 वर्ग किलोमीटर में जंगलों का, वनों का विस्तार हुआ है पिछले 10 वर्ष में। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व की जब आप बात करोगे, गलियारों की बात करोगे, तो पिछले 10 वर्षों की बात होती है। अन्य संदर्भों में जब हम बात कर रहे थे तो पिछले रिपोर्ट से चर्चा की जाती। क्यों? क्योंकि टाइगर रिजर्व की चर्चा पहली बार की जा रही है, इससे पहले कभी इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी तुलना 2011 से हो रही है। 2011 के आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में आपको याद कर लेना है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, इसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया है, और 2549
याद रखिएगा 2549.44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यहाँ पे वेटलैंड विस्तारित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्द्रभूमि विस्तारित है, कहने का मतलब है कि इस वन के लगभग 96.76% भाग पर वेटलैंड है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड वाला यदि टाइगर रिजर्व बात किया जाए तो सुंदरबन याद रखना है, जहां के लगभग 96.76% भाग पर आपको देखने को मिलता है वेटलैंड, मतलब 2549.44 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो वेटलैंड है, जो कि आर्द्र भूमि है। ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जो सुंदरबन में टाइगर हैं वो टाइगर कहीं और सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या अगर वो सरवाइव कर भी लें, वो हो सकता है सरवाइव कर जाएं, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र के यदि टाइगर को ले जाकर सुंदरबन में छोड़ा जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि वेटलैंड में रहने की उनको आदत नहीं है। जबकि सुंदरबन में जो टाइगर रह रहे हैं वो वेटलैंड में रहने की उनकी हैबिट हो चुकी है, वहां से आसानी से रह सकते हैं, वो पानी में भी शिकार करते हैं। लेकिन किसी अन्य टाइगर रिजर्व में यदि हम बात करें तो वहां पे जो बाघ हैं वो पानी में शिकार नहीं करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पानी भी उनका खारा है। और अन्य बाघ अभ्यारण्यों की बात करें तो वहां उनको पीने योग्य आप कह सकते हो सामान्य जल मिलता है, जबकि सुंदरबन की बात करें तो पूरा खारा पानी वो पीते हैं, उसी आधार पे वो रहते हैं। ठीक है, तो सुंदरबन जो है अपने आप में आप कह सकते हो बहुत ही विविधतापूर्ण है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखने को एक चीज और आप याद रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, ये तो हो गया कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है यहां पर वेटलैंड सबसे ज्यादा है। ठीक है, आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में वेटलैंड है, याद रखिएगा यहां पे क्या था कि वेटलैंड का एरिया सबसे ज्यादा था। अब मैं प्रश्न क्या बोल रहा हूं कि वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर वेटलैंड की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दें ये टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व, और कान्हा टाइगर रिजर्व में कुल 461 वेटलैंड है। ये भी याद रखिएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व में कुल 461 वेटलैंड है, छोटे छोटे टापू हैं इस तरह के, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा वेटलैंड कान्हा टाइगर रिजर्व में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो सुंदरबन को आपको टिक करना है। आपको बता दें ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया था 52 टाइगर रिजर्वों के बारे में, और 52 टाइगर रिजर्व में से मात्र 20 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जहां पर वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। बाकी 32 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जिनके वन क्षेत्र में कमी देखने को पिछले 10 वर्षों में मिली है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें यहीं पे, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि वन क्षेत्र जो टाइगर रिजर्व है उनमें वन क्षेत्र कितना वृद्धि हुआ है, तो आपको बता दें टाइगर रिजर्व में जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो 37.15 वर्ग किलोमीटर की हुई है। पिछले 10 वर्षों में मात्र 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वन क्षेत्र में हुई है। किनके? टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में मात्र पिछले 10 वर्षों में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में यदि हम बात करें तो 0.32%, सिर्फ 0.32% की वृद्धि पिछले 10 वर्षों में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में हुई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी ये आंकड़ा था, ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा है गलियारों का, माफ करिएगा, ये गलियारों का आंकड़ा है। जो जानते हैं आप कॉरिडोर बनाए जाते हैं एनिमल के लिए, बाघों के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं, हाथियों के लिए गलियारे बनाए जाते हैं, तो ये कॉरिडोर के लिए है कि कॉरिडोर में मात्र 0.32% की वृद्धि हुई है। और यदि हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बात है कॉरिडोर की। लेकिन जब हम बात करते हैं अभ्यारण्यों की, बाघ अभ्यारण्यों की जब बात करते हैं तो उसको भी यही नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा फैक्ट है, पता होना चाहिए। बाघ अभ्यारण्यों की जब बात करते हैं तो बाघ अभ्यारण्यों में जो है ये 22.6 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 22.6 वर्ग किलोमीटर, 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। क्यों कमी हुई है? क्योंकि आपने देखा
कि 52 में से सिर्फ 20 टाइगर रिजर्व है जिन्होंने वृद्धि दर्शाया है, बाकी के 32 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जहां पे कमी देखने को मिली है। तो बाघ अभ्यारण्यों के कुल क्षेत्र में यदि हम बात करें वनों की, तो 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। प्रतिशत में यदि हम बात करें तो 0.04% की कमी देखने को मिली है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आंकड़े थे जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को हम देखते हैं। यदि कहीं पे कुछ छूट गया है, बार बार क्योंकि वीडियो आपके पास है, ठीक है, एक बार फिर से बैक करके चीजों को देख लीजिएगा, फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलें इसको बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है? बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां पे बात हो रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र सबसे ज्यादा रखने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। चलें बताएं। राज्य के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर देखने को मिलते हैं? तो यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां देखने को मिलते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, मतलब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पे आपका आता है मिजोरम, ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनमें क्या है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कहां पे है? मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पे हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब बात करते हो आप वन क्षेत्र की, तो वन क्षेत्र का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति। वन क्षेत्र मतलब क्या है कि भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। जब आप बात करते हो वन आवरण की, तो वन आवरण में हो जाता है कि किसी भी भूमि पर जहां पे वृक्ष लगे हों उनकी बात की जाती है, उनकी उपस्थिति की बात की जाती है। इसको बताएं। भारत के कुल मैंग्रोव इसी प्रकार के वन में सर्वेक्षण बोला गया है। भारत के कुल मैंग्रोव में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितनी वृद्धि देखी गई है? भारत का जो कुल मैंग्रोव क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताएं। भारत के मैंग्रोव क्षेत्र में कुल कितनी वृद्धि आपको देखने को मिली है? चलें बताएं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखने को मिली है? तो आपको बता दें, भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। कितनी वृद्धि देखने को मिली है? 17 वर्ग किलोमीटर की देखने को मिली है। और 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ने के कारण भारत में मैंग्रोव का जो कुल क्षेत्रफल हो गया है वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर। 4,992 वर्ग किलोमीटर के एरिया में भारत में मैंग्रोव क्षेत्र विस्तारित हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? आप जानते हो वृक्षों के रूप में कार्बन स्टॉक की गणना की जाती है, तो कुल कार्बन स्टॉक कितना है ये आपको बताना है। चले बताएं, भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? चले, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? चले जवाब दीजिएगा। कुल कार्बन स्टॉक कितना है? देखो, भारत में जो कुल कार्बन स्टॉक है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार
वो 7,204 मिलियन टन है। कितना है? 7,204 मिलियन टन है। यदि बात किया जाए 2019 से कितनी वृद्धि हुई है, तो 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो रही बात कुल कार्बन स्टॉक की। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में कुल कितने बांस हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में बांस जो है, क्योंकि बांस की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भारत में कुल कितने बांस हैं, तो आज के समय में यदि हम बात करें तो 53,336 मिलियन बांस आज के क्षेत्र में भारत में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी भी काउंटिंग हुई है। 53,336 मिलियन बांस आज के क्षेत्र में पूरे भारत में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पूर्वोत्तर भारत, क्योंकि आप देखोगे इस रिपोर्ट में तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो कमी हो रही है वो पूर्वोत्तर भारत में वनों में लगातार कमी हो रही है। और आपको यह भी पता होना चाहिए आज की तिथि में पूर्वोत्तर भारत के जो वन हैं वो भारत के संपूर्ण वन का 23.75% हिस्सा रखते हैं। भारत के संपूर्ण वन का 23.75% जो हिस्सा है वो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया इनका कितना है यदि हम बात करें, इनका भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.98% एरिया है और वह भारत के लगभग 23% वनों को जो है संरक्षित करके रखा हुआ है। आगे कुछ रिपोर्ट हैं, इनको देख लेते हैं। इसी पीडीएफ में मैंने जोड़ दिया था, इनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, चलें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखो क्या बताया गया है, दो चीज़ें दी हुई हैं। चेंज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बिटवीन 2019 और 2021 के बीच की बात हो रही है। अब इसमें दिया गया है, क्लास दिया है सारा, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब ये 2019 का आंकड़ा है, ये 2021 का आंकड़ा है। ठीक है, दोनों आंकड़े आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर 2019 में था 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर या कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%। ठीक है, 2021 के आंकड़े के अनुसार यदि हम बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अब 21.71% जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। पहले कितना आता था? 21.67 आता था। मतलब यदि हम बात करें कि कितना परिवर्तन हुआ है एरिया में, तो 1540 जो अभी आपको बताया गया स्क्वायर किलोमीटर का परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह से ट्री कवर की जब बात करते हैं, 95,027 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पहले था। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% क्षेत्र था जहां पे वृक्षावरण था, और यह बढ़कर अब हो गया है 95,798 मतलब 2.91% क्षेत्र पर आज आपको वृक्ष देखने को मिलता है। एरिया की बात करें तो कुल 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ओवरऑल पिछली बार यदि हम बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन और वृक्ष आवरण देखने को मिलता था। मतलब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% था जहां पे वृक्षावरण और आप कह सकते हो वन दोनों पाए जाते थे। आज के समय में क्या है, ये हो गया है 8,09,537 और ये प्रतिशत बढ़कर हो गया है 24.62%। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बहुत कुछ मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन बढ़ोतरी है। ओवरऑल 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है जब आप बात करते हो फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिलाकर। तो ओवरऑल कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2,261 स्क्वायर किलोमीटर, किसमें? फॉरेस्ट और ट्री को जब मिला के बात करते हैं तो ये आप आंकड़ा देख सकते हो। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। तो भारत में किस प्रकार के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं उसका यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में अभी हमने बात किया, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इस पे रुक रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दिया है ये मैंग्रोव कवर के बारे में दिया हुआ है कंट्री में, देश में, और जब मैंग्रोव कवर की बात आती है तो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ से सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2019 में जहां 251 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे उड़ीसा में मैंग्रोव कवर था, उसके बाद महाराष्ट्र में 320 था,
सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो मैंग्रोव कवर जो था वो 2112 वर्ग किलोमीटर ये पश्चिम बंगाल में था, और उसके बाद 1177 किलोमीटर ये था गुजरात में। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है। अब इसमें बोला गया है कि ये तो 2019 का था, 2021 में क्या परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ है उसकी बात की जा रही है। जैसे उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र विस्तार हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विस्तारित हुआ है, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और बढ़ा है, वेस्ट बंगाल में 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मैंग्रोव में और बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है, गोवा में भी 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है। लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि गुजरात में मैंग्रोव का क्षेत्र घटा है -2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नष्ट हुआ है गुजरात में। तो याद रखिएगा, जब 2021 के रिपोर्ट की बात करते हो तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि भारत के जो भी राज्य जहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते थे सब में विस्तार देखने को मिला है, सब में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एकमात्र राज्य गुजरात है जहां पे मैंग्रोव वन में कमी देखने को मिली है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कमी कितनी है? -2। तो 2 वर्ग किलोमीटर की कमी गुजरात के मैंग्रोव क्षेत्र में देखने को मिला है। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सभी राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। वन सर्वेक्षण से जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सब का चर्चा किया गया है। हाँ, हो सकता है 1 से 2 प्रश्न छूटे हों, करंट अफेयर्स के विभिन्न संदर्भों में उनको हम लेकर आप तक पहुंचाएंगे, वो आते जाएंगे और उसी आधार पे हम उसकी चर्चा भी कर लेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसकी यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देश हैं आप कह सकते हो, या ज़्यादातर देशों के पास इस तरह के रिजर्व होते हैं। क्यों होते हैं? कि आपात जैसी स्थिति में मान लीजिए जो भी आयातक देश हैं, तेल के जो भी आयातक देश हैं वो रिजर्व इसलिए रखते हैं, मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, कोई इस तरह की आप कह सकते हो युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि खाड़ी देशों में लगातार विवाद होता रहता है और सबसे ज़्यादा यदि तेल का जो निर्यात है वो खाड़ी देशों से ही होता है, तो कम से कम कुछ दिन तक अपनी देश की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके तो उसके लिए रिजर्व बनाए जाते हैं। भारत में भी सामरिक रिजर्व बनाए गए हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो अभी हाल ही में, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल हुआ था, कच्चे तेल की कीमतों में जब उछाल हुआ था, वर्ष 2021 की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ष 2021 अक्टूबर-नवंबर की बात हो रही है। तो जब तेल में उछाल हुआ था तेल की कीमतों में, तो सरकार ने निर्णय लिया था कि अब जो है भारत सरकार जो है वो तेल के दामों को कंट्रोल रखने के लिए, तेल के दामों को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाएगी? जो इसके पास रिजर्व हैं उसमें से उपयोग करेगी। क्योंकि ओपेक जो देश हैं, ओपेक जो संगठन है, तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। ठीक है, तो ओपेक जो संगठन है उसने निश्चित किया था, ओपेक की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हिंदी में यदि हम बात करें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। और ओपेक का हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए वियना। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहां पर ओपेक का हेडक्वार्टर है। और ओपेक मुख्य रूप से तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है। तो इन्होंने निश्चित क्या किया था ओपेक ने, कि जो तेल के दाम हैं क्योंकि बहुत निचले स्तर पर आ गए हैं, उसको ऊपर उठाना है। तो क्या किया जाएगा कि जो सप्लाई है वो मांग के अनुपात में कम रखी जाए, तो तेल का दाम बढ़ेगा। तो इन्होंने निश्चय लिया था कि अब जो तेल का हम उत्पादन करेंगे एक सीमित मात्रा में करेंगे, जिससे तेल की मांग जब ज़्यादा होगी और उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से उसका दाम बढ़ेगा और उसका फायदा हम सभी देशों को होगा। तो इसी के प्रत्युत्तर में भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने सामरिक रिजर्व से तेल उपयोग करने के लिए प्रयास किया, तेल उपयोग करने की मुहिम शुरू की। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ओपेक को चोट पहुंचेगी और ओपेक जिस प्रकार से अपना उत्पादन पहले कर रहा था उसी प्रकार से वो करेगा। अब इसमें यदि हम बात कर लें कि सामरिक पेट्रोलियम भंडार से कितने मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का भारत ने फैसला लिया है, तो यहां पे आपको बता दें भारत सरकार ने 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। कितना? 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। यह आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत जो है अपने
तेल की ज़रूरतों का 80% जो है वो आयात करता है। तो 80% हम आयात पर निर्भर हैं पेट्रोलियम के, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब बात आ रही है सामरिक रिजर्व की, तो आपको पता होना चाहिए भारत में सामरिक रिजर्व है कहाँ कहाँ पे, ऐसे रिजर्व कहाँ बनाए गए हैं जहां पर हम कच्चे तेल को स्टोर करके रखते हैं। तो आपको बता दें भारत में अभी तक 3 सामरिक रिजर्व थे, लेकिन 2 नए भी बनाए जाएंगे, इसके लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है और इसको करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया भी है। कहाँ कहाँ है यदि हम बात करें तो पहला आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम में, ठीक है, पहला सामरिक रिजर्व आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम में। इसकी क्षमता की यदि हम बात करें तो 133 मिलियन मीट्रिक टन, कितनी क्षमता है इसकी, 133 मिलियन मीट्रिक टन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें तो आपको पता होगा मैंगलोर में है, दूसरा मैंगलोर में है, ये है 1.33 मिलियन मैट्रिक टन। दूसरा आपको देखने को मिलता है मंगलौर में, मंगलौर कहाँ पे है, कर्नाटक में, और इसकी जो क्षमता है यदि हम उसकी बात करें, मंगलौर कर्नाटक की जो क्षमता है वो है 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, 1.3 मिलियन मैट्रिक टन। और तीसरा जो है ये पादुर में है, ठीक है, पादुर में है, और इसकी जो क्षमता है इसकी यदि हम बात करें तो इसकी भी क्षमता लगभग 1 मिलियन मैट्रिक टन है। तो कहने का मतलब है ये क्षमता नहीं याद होना चाहिए, ये कोई वैल्यू नहीं रखता आपके लिए, कोई महत्व का नहीं है, सिर्फ आपको स्थान पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला है विशाखापट्टनम में, दूसरा है मैंगलोर में, तीसरा है पादुर में। अब 2 नए बनाए जाने हैं, तो 2 नए कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, पहला बनाया जा रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा के किस स्थान पे, नाम आप बताओगे क्योंकि मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया था, चंडीखोल, ठीक है, उड़ीसा के चंडीखोल नामक स्थान पे एक बनाया जा रहा है, और दूसरा पुनः पादुर में बनाया जा रहा है, और पादुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है भारत के जो सामरिक तेल रिजर्व हैं उनमें से पादुर में 2 तेल रिजर्व हैं, इसके बाद विशाखापट्टनम में एक है, एक मैंगलुरु में और उड़ीसा में। तो नए यदि पूछा जाए तो चंडीखोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटक में 2 नए बनाए जा रहे हैं। पुराने कहाँ कहाँ पे हैं, विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको पता होगा इन सब के बाद कि जब पादुर और जो यहाँ पे चंडीखोल में बनाया जा रहा है इसका क्षमता है 4 मिलियन मीट्रिक टन और इसकी क्षमता है 2.5 मिलियन मीट्रिक टन। कहने का मतलब है भारत 6.5 मिलियन मैट्रिक टन की नई क्षमता स्थापित करने जा रहा है, जहां पर हम तेल को सुरक्षित रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। भारत के पास यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने दिनों का सामरिक रिजर्व है, तो भारत के पास आज की तिथि में यदि हम बताएं तो 74 दिनों का सामरिक रिजर्व है। मतलब यदि कहीं से भी जो हम आयात करते हैं यदि वो बंद हो जाए, पूरी तरह से शून्य हो जाए, तो भी भारत कम से कम 74 दिनों तक अपनी गतिविधियों को इसी प्रकार सामान्य ढंग से संचालित कर सकता है। जैसे आज सड़कों पर मोटर वाहन दौड़ रहे हैं, इसी तरह से 74 दिन तक ये चीजें हो सकती हैं। मतलब भारत के पास 74 दिन का सामरिक रिजर्व है और भारत इसको लगातार बढ़ाने की बात कर रहा है, लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यदि उत्पादन के मामले में बात करें तो भारत में भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और ये उत्पादन के मामले में भारत का स्थान 20वां है। उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान तीसरा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी हैं? बताएं, इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी है, ये आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से कौन सा राज्य है जिसके द्वारा यह किया गया है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलें बताएं, इन चारों में से कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन कौन सा दिया हुआ है? हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक विकल्प और है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ऐसा राज्य कौन सा है आपको बता दें। ऐसी
गतिविधियां आप कह सकते हो या आप कह सकते हो ऐसे उपाय बहुत सारे राज्य लगातार उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हाल ही में यदि हम बात करें तो लेटेस्ट है कि झारखंड सरकार ने भी ये कदम उठाया था और झारखंड सरकार का भी प्रयास था कि 75% जो नौकरियां हैं वो स्थानीय लोगों को लिए आरक्षित की जाए। झारखंड सरकार का भी ये प्रयास था। यदि हम बात करें तो पूर्व में चुनाव के समय मध्य प्रदेश ने भी वादा किया था कि अब जो 100% नौकरियां मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दी जाएंगी, लेकिन इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका था। हालांकि झारखंड सरकार द्वारा जो विधेयक पेश किया गया 75% आरक्षण को लेकर, उसको पारित नहीं हो पाया। वो क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी। लोगों का कहना था, जो वहां पे सदस्य थे उनका कहना था कि इन खामियों को दूर कर पुनः इसको लाया जाए और ये बहुत ही आवश्यक है झारखंड के लोगों के लिए। तो यह किया किसने है? ये कानून किसने लागू कर दिया है? ये कानून लागू करने में सफल रहा है हरियाणा। तो ए विकल्प हरियाणा आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब किस प्रकार की नौकरियों की बात करें निजी क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र की ऐसी सभी नौकरियां जिनमें 50,000 से कम मासिक वेतन है, ऐसी सभी नौकरियां निजी क्षेत्र की अब आरक्षित हो जाएंगी हरियाणा के निवासियों के लिए 75%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। भारत का कौन सा राज्य 42 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कर देश में अग्रणी है? यहां पे याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर ये बात की गई है, तो ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, दोनों को मिलाकर 42 लाख से ज्यादा आवास का निर्माण करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। बताएं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। आपको यह भी बता दें कि यह वही राज्य है जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, याद रखिएगा, आप तब तक विचार करें, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसके बारे में तो पता होगा सबको। पीएम सम्मान निधि योजना में भी ये टॉप पर है। यह राज्य गन्ना और चीनी के उत्पादन में भी टॉप पर है, लगातार तीसरी बार गन्ना और चीनी के उत्पादन में भी टॉप पर है। यह जो राज्य है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसने 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर भारत में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। यह वही राज्य है जिसने 1.67 करोड़ उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बांटकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह वही राज्य है जो सौभाग्य योजना में अग्रणी है। यह वही राज्य है जो तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। और यह वही राज्य है जो पीएम स्वनिधि योजना में भी अग्रणी है। तो आपको बताना है वो राज्य कौन सा है। इतनी जानकारी मैंने दे दिया। पीएम सम्मान निधि योजना में अग्रणी है, गन्ना चीनी उत्पादन में अग्रणी है, तिलहन उत्पादन में अग्रणी है, व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में अग्रणी है, उज्ज्वला योजना में अग्रणी है, सौभाग्य योजना में अग्रणी है। तो ये राज्य है कौन सा? यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी जानकारी अभी मैंने बताई। यूपी की जब बात करते हैं, चुनाव है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ राजधानी है इनकी। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है, ये आपको पता होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए, दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको बहराइच में देखने को मिलेगा। और बहराइच में ही महाराजा सुहेल देव का स्मारक भी उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, ये भी आपको याद रखना है। महाराजा सुहेल देव का स्मारक भी जो है ये बहराइच में बन रहा है, यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ गोरखपुर शहर है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर है। गोरखपुर शहर जहाँ पे चौरा चौरी की घटना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चौरी चौरा की घटना जहाँ पे हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो लगातार चर्चा में रहती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख धर्म के किस गुरु से संबंधित है? आप जानते हो करतारपुर गलियारा बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच।
आपको यह भी पता होगा कि ये जो गलियारा बनाया गया था ये गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक साहब स्थान है, और डेरा बाबा नानक साहब को गुरुद्वारा दरबार साहिब से ये जोड़ता था जो कि पाकिस्तान में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये गलियारा बनाया गया था। लगभग 4.5 किलोमीटर का ये गलियारा था, और यहाँ पे वीजा मुक्त यात्रा जो भी तीर्थयात्री हैं उनके लिए सुलभ कराई जाती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में स्थान है वो सिख धर्म के किस गुरु से संबंधित है, तो ये आपको बताना है कि किस गुरु से संबंधित है, बताएं। और ये जो गुरु हैं उनका अंतिम विश्राम स्थल था, और इन गुरु के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपको बता दूं इन्हीं गुरु के द्वारा मुक्त सामुदायिक रसोई शुरू की गई थी। सिख धर्म में मुक्त सामुदायिक रसोई, जिसको आप बोलते हो लंगर, गुरु का लंगर, तो गुरु का जो लंगर था वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। सिख धर्म के सबसे महानतम आप कह सकते हैं गुरु रहे हैं ये। तो यहाँ पे बात हो रही है गुरु नानक देव की, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, गुरु नानक देव की अंतिम विश्राम स्थली के रूप में पाकिस्तान के इस स्थान को जाना जाता है जिसको आप बोलते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के संदर्भ में चर्चा में रहा भास्कराब्दा का संबंध किससे है, चले बताएं। ये शब्द है क्या, भास्कराब्दा ये शब्द क्या है, और मैंने आपको हिंट क्या दे दिया प्रश्न में कि असम के संदर्भ में यह चर्चा में रहा है, तो आपको बताना है ये है क्या, चले बताएं। ये है क्या, ये आपको बताना है। असम के संदर्भ में चर्चा में रहा भास्कराब्दा का संबंध किससे है, प्राणी जगत, लूनी सोलर कैलेंडर, एक नया जिला, या नई रिफाइनरी। क्योंकि असम में बहुत सारी रिफाइनरियां भी हैं, आप जानते भी होंगे इनके संदर्भ में, तो आपको बताना है कि इसका संदर्भ किससे है। चलें जवाब दीजिएगा, इसका संदर्भ किससे है। इन चारों में से, पांचों में से कौन सा जवाब सही है। चलिए आपको बता दें, इसका सही उत्तर है बी विकल्प। यह एक लूनी सोलर कैलेंडर है जिसको बोलते हैं भास्कराब्दा, और ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि असम राज्य सरकार ने इसको अपने आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अधिसूचित किया है। तो असम का आधिकारिक जो कैलेंडर है वो है भास्कराब्दा, जिसको लूनी सोलर कैलेंडर भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक क्या था, अभी तक शक और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता था वो आधिकारिक कैलेंडर के रूप में था, यह आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भास्कराब्दा और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इनके बीच का कितना अंतर है, भास्कराब्दा इनमें कितना अंतर है, तो आपको याद रखना है, ये अंतर भी याद रखना है कि इनमें 593 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 593 वर्ष का अंतर है इन दोनों में, ये आपको पता होना चाहिए। तो भास्कराब्दा क्या है, एक कैलेंडर है, लूनी सोलर कैलेंडर है, जिसको असम राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता दी है। दोनों के बीच में, ग्रेगोरियन और भास्कराब्दा के बीच में 593 वर्षों का अंतर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है असम की, तो असम के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जब हम बात असम की करते हैं तो आपको पता होगा असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और असम की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ये आपको पता होना चाहिए। और असम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे काजीरंगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, ठीक है, ओरंग हो गया, ठीक है, डिब्रू सखवा हो गया। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखवा, ये सारे के सारे नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ दो नए नेशनल पार्क भी बने हैं असम में, एक का नाम है रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना, दूसरे का नाम है दिहिंग पटकाई।
दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, तो ये भी आपको याद रखना है, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो कुल मिला के यदि आप असम की बात करते हो तो 7 नेशनल पार्क आपको देखने को मिल रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यदि हम बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा कौन सा है, तो मारत लोंगरी, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मारत लोंगरी, मारत लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये असम की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मारत लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और या जब बात अब असम की करते हो तो आपको पता होगा ये काजीरंगा है और ये मानस है, ये क्यों प्रसिद्ध हैं, एक सिंघी गैंडों के आवास स्थल के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व के लगभग 2/3 एक सिंघी गैंडे असम में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या असम के अतिरिक्त भी भारत के किसी अन्य राज्य में यदि हम देखें तो एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं? जी हाँ, पश्चिम बंगाल याद रखना है, और पश्चिम बंगाल का जो नेशनल पार्क है उसको बोलते हैं जलदापाड़ा नेशनल पार्क, इसको भी आपको याद रखना है, जलदापाड़ा नेशनल पार्क, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रही सोवा रिगपा मेडिसिन किस क्षेत्र से संबंधित है? सोवा रिगपा के बारे में बात की जा रही है, एक प्रकार की ये मेडिसिन है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। बताएं, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, कहने का मतलब है ये आपको बताना है। सोवा रिगपा की ओरिजिन कहां से हुई है ये आपको बताना है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हाल ही में एक 5 वर्षीय डिग्री प्रारंभ की है सोवा रिगपा मेडिसिन के क्षेत्र में। ये 5 वर्षीय डिग्री है, इनमें कोई भी छात्र छात्रा जो 10+2 मतलब इंटरमीडिएट जिन्होंने कर लिया हो वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं। कम से कम 5 वर्ष की ये डिग्री है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सोवा रिगपा जो ये मेडिसिन है ये किस क्षेत्र की, कहाँ की ओरिजिन मानी जाती है, ये आपको बताना है। चले बताएं, बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार मैंने बताया, जो लोग हमारे पुराने करंट अफेयर से जुड़े होंगे उनको पता होगा। चले बताएं, चले देखो, इसके जो जनक माने जाते हैं सोवा रिगपा के, उनका नाम है यूथेंग योंटेन गोम्पो। क्या नाम है? यूथोंग याटेन या योटेन और गोम्पो। थोड़ा सा नाम टिपिकल है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। यूथोंग योटेंग गोम्पो, यूथोंग योटेंग गोम्पो। ठीक है, अब ये कहाँ की मेडिसिन है इसके बारे में आपको बताना है। देखो, सोवा रिगपा की जब बात करते हैं तो इसको बोला जाता है ये तिब्बत की पारंपरिक मेडिसिन है। तिब्बत मतलब आप कह सकते हो हिमालय क्षेत्र की, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो हिमालय क्षेत्र की ये पारंपरिक औषधि है, जो विशेष रूप से नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब क्षेत्रों में, चीन हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है प्रयोग में लाई जाती है, इसकी चिकित्सा प्रयोग में लाई जाती है। अब सोवा रिगपा के बारे में पता हो गया, आपको पता होगा आयुष। आयुष शब्द आप बहुत बार सुनते होंगे। आयुष में एक यश फॉर होता है सिद्धा। आप में से सभी को बताना है कि ये जो यश फॉर सिद्धा होता है ये मेडिसिन किस क्षेत्र की है। जैसे आपने देखा सोवा रिगपा, सोवा रिगपा आपने समझ लिया, तो ये जो सिद्धा है ये किस क्षेत्र की मेडिसिन है ये आपको बताना है। कोई बता सकता है कि क्या सिद्धा किस क्षेत्र की मेडिसिन है? जो सिद्धा आप देखते हो ये किस क्षेत्र की मेडिसिन है? आप में से कोई भी बता सकता है क्या सिद्धा किस क्षेत्र की मेडिसिन है? चलें बताएं, सिद्धा किस क्षेत्र की मेडिसिन है? देखो, सिद्धा की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें ये तमिलनाडु की पारंपरिक औषधि है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब दक्षिण भारत की, इसको भी याद रखिएगा। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा गुलाब अभियान का संबंध किससे है? गुलाब अभियान का संबंध किससे है ये आपको बताना है।
गुलाब अभियान का संबंध किससे है? किसान आंदोलन, फलोद्यान से, बागवानी कृषि से, पर्यावरण संरक्षण से। इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। चलें, गुलाब अभियान का संबंध किससे है? देखो, बात हो रही है गुलाब अभियान। आपको पता होगा किसान आंदोलन जो आज स्थगित हो चुका है, जो आज समाप्त हो चुका है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जनवरी माह से हुई थी 2021 में। और जब जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी तो फरवरी माह में 14 फरवरी के दिन अमेरिका में एक संस्था है द ग्लोबल इंडिया प्रोग्रेसिव डायस्पोरा, तो इसके द्वारा जो है वो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री को इस अवसर पर गुलाब के फूल भेजे जाएंगे और एक प्रकार से कह सकते हो कि वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर गुलाब भेजकर उनको इस कानूनों को हटाने के लिए बात की जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये संबंधित किससे है? गुलाब आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित है। शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। चलें, इसको बताएं, निम्न में से किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं? बताएं, 100 वर्ष किस घटना के पूरे होने वाले हैं? चलिए, इतिहास का अध्ययन हो जाएगा आपका। बताएं, किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं? इनमें से किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं ये आपको बताना है। चलें, इनमें से किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं? देखो, यहां पे यदि हम बात करें तो आप जानते होंगे चौरी चौरा की जो घटना थी वो 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। ठीक है, तो कम से कम आप इतना कह सकते हो कि ये जो संबंध है ये चौरी चौरा की घटना से है, क्योंकि चौरी चौरा की घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट जारी करने की बात की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब जब चौरी चौरा की बात आती है तो चौरी चौरा जो स्थान है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में पड़ता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि गोरखपुर से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताए थे। और गोरखपुर में जो चौरी चौरा की ये घटना थी, इस दौरान क्या हुआ था, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन के चल रहा था इस समय, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही कुछ आप कह सकते हो क्षेत्रीय भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। और उसी के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। हालांकि इससे बहुत सारे अन्य नेता नाराज भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध असहयोग आंदोलन से है। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल करार दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो पूछा जाता है कई बार कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय जैसी भूल बताया? असहयोग आंदोलन को इन्होंने हिमालय जैसी भूल बताया था। अब नाम आता है महात्मा गांधी। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपको पता होगा महात्मा गांधी की जब बात करते हैं तो महात्मा की जो उपाधि थी ये कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम दी है। किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप बात करते हो राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दी थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप जानते होंगे इसके साथ साथ भारतीय संसद के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय संसद भवन के भी बने हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। तो इसके भी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना है कि इसके डिजाइन की जब बात आती है तो 2 नामों का नाम आता है। एक आता है हर्बर्ट बेकर का नाम और एक नाम आता है सर एडविन लुटियंस का नाम। तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने इसका डिजाइन तैयार किया था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मिशन सागर के चौथे चरण में
भारतीय नौसैनिक जहाज किस देश को सहायता लेकर पहुंचा था? क्या बोला जा रहा है? मिशन सागर हमने शुरू किया था, ठीक है, तो बोला जा रहा है मिशन सागर के चौथे चरण की बात यहाँ पे हो रही है। चौथे चरण में कौन सा जहाज सहायता लेकर पहुंचा था, इसके बारे में आपको बताना है। चले बताएं। मिशन सागर के चौथे चरण में भारतीय नौसैनिक जहाज किस देश को सहायता लेकर पहुंचा था, यह आपको बताना है। बताएं। कोमोरोस, यूएई, मिस्र, सूडान, किस देश को पहुंचा था? मार्च 2021 में ये चौथा मिशन हुआ था मिशन सागर का। और इस दौरान आईएनएस जलाश्व, जहाजों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। आईएनएस जलाश्व, ठीक है, आईएनएस जलाश्व चौथे चरण में गया था। कहां पर गया था ये आपको बताना है, तो आपको बता दें आईएनएस जलाश्व जो है ये गया था कोमोरोस। कहां गया था? कोमोरोस गया था। क्या लेकर गया था? 1000, याद रखिएगा, क्या लेकर गया था? 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर ये कोमोरोस पहुंचा था। और मिशन सागर हमने शुरू क्यों किया था, आपको बता दें। मिशन सागर की शुरुआत 10 मई को हुई थी। 10 मई 2020 को मिशन सागर की शुरुआत हुई थी। और मिशन सागर था क्या? मिशन सागर के अंतर्गत आईएनएस केसरी जो था, वो जो भी हमारे द्वीपीय देश थे उनको लेकर दवा, खाद्यान्न और अन्य जरूरतों को लेकर सप्लाई करने के लिए उनके लिए यह मिशन शुरू किया गया था। कोविड के प्रथम चरण के दौरान यह शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रखना है कब शुरू किया गया था मिशन सागर, और चौथा चरण में क्या चीजें हुई हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? कोमोरोस, ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन हमें सब कुछ देखना है, इसलिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलें इसको बताएं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का प्रारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन समुद्र 2 भी प्रारंभ किया गया था कोविड के द्वितीय चरण में, तो इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, और आपको बता दें ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की जब बात करते हैं तो इसमें 7 जहाज, नौसेना के 7 जहाज लगे हुए थे। ठीक है, अब इन 7 जहाजों की बात करें तो आपको देखने को मिलता है आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार, आईएनएस जलाश्व, आईएनएस एरावत, आईएनएस टावर, आईएनएस त्रिकुंड। तो 7 जहाज इसमें लगे हुए थे, तो जहाजों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। संख्या टोटल याद रखनी है कि 7 जहाज यहाँ पे नौसेना के लगे थे। क्यों शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, प्रश्न यह है, और यही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्यों शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। बताएं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्यों शुरू किया गया था? देखो, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई हेतु। ठीक है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के अंतर्गत हमने लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की थी। जो भी जरूरतमंद देश है, जो भी हमारे छोटे देश थे, जो भी द्वीपीय देश थे, उनको हमने सहायता पहुंचाई थी। और इससे पहले आप जानते होंगे कि ऑपरेशन समुद्र सेतु भी प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था ये बताएं। ये तो समुद्र सेतु 2 हो गया लिक्विड ऑक्सीजन के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कोविड के दौरान 55 दिनों में 3992 लोगों को भारत लाया गया था। ठीक है, कहां से भारत लाया गया था? मालदीव, श्रीलंका, ईरान और अन्य देशों से भारत लाया गया था। तो जो भारतीयों को वापस लाने के लिए, कोविड काल में भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन शुरू किया गया था, उसी को बोलते थे ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आईएनएस जलाश्व, आईएनएस एरावत, आईएनएस मगर, आईएनएस शार्दुल, इस प्रकार की 4 प्रमुख जहाजों ने नौसेना के भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समुद्र सेतु 2 क्या है, समुद्र सेतु क्या था, दोनों आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है? चलो बताएं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है, आपको बताना है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है, यह आपको बताना है। चलो बताएं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है? इनमें से मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। चलें जवाब दीजिए। चलें जवाब दीजिए।
भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला गया। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं दिया हुआ है, इसलिए ई विकल्प सही उत्तर है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला गया है और यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर परास्नातक तक की पढ़ाई, साथ ही साथ पीएचडी भी कराई जाएगी। तो याद रखना है, कुशीनगर में ये खोला गया है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा रेजोंग ला वार मेमोरियल किस स्थान पे है? हाल ही में चर्चा में रहा रेजोंग ला वार मेमोरियल किस स्थान पर है? बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा रेजोंग ला वार मेमोरियल कहां पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा रेजोंग ला वार मेमोरियल कहां पर है? चलें, रेजोंग ला वार मेमोरियल कहां पर है ये आपको बताना है। देखो, रेजोंग ला वार मेमोरियल पहले भी बना था, लेकिन अब इसका क्या किया जा रहा है? पुनर्निर्मित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और चुशुल एक स्थान पड़ता है, चुशुल, और इसी चुशुल नामक स्थान पर ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चुशुल नामक स्थान है ये लद्दाख में देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। और हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये वार मेमोरियल है क्या? रेजोंग ला वार मेमोरियल है क्या? वर्ष 1962 के दौरान जब भारत और चीन के विरुद्ध युद्ध हुआ था, तो इसी स्थान पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता था कि शैतान सिंह के नेतृत्व में, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 114 जवानों ने चीन के 2000 जवानों का मुकाबला किया था। भारत के 114 जवानों ने चीन के 2000 जवानों का मुकाबला किया था। और इस दौरान 98, लगभग आप कह सकते हो 98 जवान शहीद हुए थे। तो ये बहुत ही आप कह सकते हो बहादुरी का परिचय, वीरता का परिचय यहाँ पे मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में दिया गया था। उसी को याद करने के लिए, उसी को आप कह सकते हो कि प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए, कि हम हमेशा हमेशा के लिए चीज़ों को रिमाइंडर करें, तो उसके लिए यह स्मारक पुनर्निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? चुशुल, लद्दाख में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात अब आ रही है, तो अब सभी को अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, चलें, अब देखो, चलें, अभी तक का जितना है वो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए, अब यहां से आपको देखने को मिलता है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से, उसको लेकर मैं आया हूं। और 7 से 8 प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। इन 7 से 8 प्रश्नों के माध्यम से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है चीज़ों को और इनको नोट भी करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब एक एक करके हम चीज़ों को देख रहे हैं। प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रश्न संख्या पर नहीं जाना है। यहाँ पे बोला गया है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत में वृक्षों के आवरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है? चलो बताएं, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा, 15 दिन पहले का घटनाक्रम है। तो सबसे पहले आप बताएंगे, उसके बारे में फिर मैं इसके बाद बात करता हूं। क्या बोला जा रहा है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में, मतलब 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से भारत में वृक्षों के आवरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। चलें, जवाब दीजिए। देखो, प्रश्न यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप गलती कर बैठोगे। आपने यदि याद भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, तो भी गलती कर बैठोगे यदि आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। बताएं, चलें आप बताएं कितना किया गया है। तब तक मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी यहां पे लिख देता हूं। चले, जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। देखो,
यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत में वृक्षों के, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, वृक्षों के आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो भारत में वृक्षों के आवरण की यदि हम बात करें तो वृक्षों के आवरण में जो वृद्धि हुई है वो है 721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। 721 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि वृक्षों के आवरण में हुई है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वन व वृक्ष दोनों के आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वन व वृक्ष दोनों के आवरण की जब बात करते हैं तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वन और वृक्ष दोनों के आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, जबकि सिर्फ वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जब आप बात करते हो वनों की, तो आप जानते हो कि वनों को 3 कैटेगरी में प्रमुख रूप से डिवाइड किया जाता है, अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखोगे तो कैनोपी के आधार पर बात की जाती है। जैसे अत्यंत सघन वन का मतलब हो गया कि कैनोपी जो है यहाँ पे 70% से अधिक है। मध्यम सघन वन की बात करते हैं तो कैनोपी 40 से 70 के बीच में है। खुले वन की बात करते हैं तो यहाँ पे वृक्षों की जो कैनोपी है वो 10 से 40% के बीच में है। और इन सब के बाद जो आता है वो आता है स्क्रब्स, और स्क्रब्स को क्योंकि इसमें जंगल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है इसलिए हमने उसको अलग किया है, और वहाँ पे कैनोपी जो है वो 10 से कम होती है और इनको वृक्षों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो मुख्य रूप से 3, अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये आपको याद रखना है। कैनोपी डेंसिटी के आधार पर बात होती है, तो कैनोपी डेंसिटी 70 से अधिक है तो अत्यंत सघन वन, कैनोपी डेंसिटी 40 से 70 के बीच है तो मध्यम सघन वन, कैनोपी डेंसिटी जो है 10 से 40 के बीच है तो खुले वन की संज्ञा उसको दी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि पिछले 2 वर्षों में वृक्षों के आवरण में जो कुल वृद्धि है वो 721 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वन और वृक्ष दोनों के आवरण में, तो 1540 याद रखना है। ठीक है, 1540 721, 1540 721 रट जाना है आपको। देखो अब इस रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये हर वर्ष जारी की जाती है? नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष, मतलब एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। द्विवार्षिक रिपोर्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। पहली कब आई थी? तो पहली रिपोर्ट आई थी वर्ष 1987 में। ठीक है, पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 2021 में आई है ये 17वां संस्करण है, इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। तो 17वां संस्करण 2021 में आया है, पहला संस्करण 1987 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष पे आता है, मतलब अब अगला 2023 में देखने को मिलेगा। और वर्ष 2023 तक कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, इसलिए आपको अच्छे से इनको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन सा है? मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन्होंने पढ़ा भी होगा वो भी गलत करेंगे। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा ना, उनमें से 90% लोग इसका जवाब गलत देंगे। बताएं, चलिए बताएं। 90% मैंने बोला है गलत देंगे, इसका मतलब प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी करेंगे तो गलती कर बैठेंगे। बताएं। बोला जा रहा है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, इस शब्द को ध्यान रखना है। क्या बोला जा रहा है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कहां पर हुई है वनावरण में, ये आपको बताना है। चलें बताएं, कहां पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि गलती करेंगे आप सब, तो इसको थोड़ा सा सोच विचार के जवाब देना है। इसका मतलब कुछ इस प्रश्न में है। ठीक है, चलें, कुछ इस प्रश्न में है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलें, और सभी लोग जवाब दें। जो लोग अभी तक देख रहे हैं दूसरों का आंसर, अपना भी व्यू बनाएं, क्योंकि ये रिपोर्ट तो पहले आ चुकी है और आप लोग करंट अफेयर्स बहुत पढ़ते हैं, तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। बताएं। देखो, यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि ना, तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो हुई है वो तेलंगाना में हुई है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो है वनावरण में वो तेलंगाना में हुई है, और तेलंगाना में 3.07% की वृद्धि हुई है।
आंध्र प्रदेश में 2.22% की वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है ओडिशा, और ओडिशा में 1.04% की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिशत की जब बात करेंगे तो हमारा जवाब होगा तेलंगाना, क्योंकि वन प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना में हुई है। लेकिन जब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कि कहां पर किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे पहला नाम आएगा आंध्र प्रदेश। तो जब आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, तो आप सबसे पहले लिखोगे आंध्र प्रदेश, फिर आप लिखोगे तेलंगाना, फिर आप लिखोगे ओडिशा। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 किलोमीटर और ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर है आंध्र प्रदेश, प्रतिशत की दृष्टि से टॉप पर है तेलंगाना। यह स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहीं पर। ठीक है, यदि नहीं क्लियर करते हैं, अभी से बना के रखते हैं इसको, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। तो यहीं पे इसको क्लियर कर देना है कि क्या चीजें क्लियर करनी है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि यदि हम बात करें वनों में, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है तेलंगाना में। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी अभी कितनी वृद्धि हुई है उसके लिए लास्ट में मैंने इसमें जोड़ दिया है कुछ चीजें, वहां से अभी हम चीजों को देखेंगे। चलें इसको बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार बनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? बनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। चलें बताएं, बनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? बताएं, सबसे क्या बोला जा रहा है? बनावरण में सबसे अधिक कमी, मतलब सबसे ज्यादा वन का ह्रास कहां पे हुआ है, सबसे ज्यादा वन नष्ट कहां पे हुए हैं, ये आपको बताना है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिएगा। चलें जवाब दीजिए। जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, अच्छा प्रश्न है, सभी को जवाब देना है। देखो, सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो हुई है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश क्योंकि इस आंसर में दिया नहीं हुआ है, इसलिए आप ई विकल्प को टिक करोगे। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वनों का, और यहाँ पे 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ह्रास हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो दूसरे स्थान पे मणिपुर आता है, जहां पर 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हानि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हानि कहां पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसको बताएं, ये हो गया ना, इसको बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वन आवरण है? भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वन आवरण है, ये आपको बताना है। बताएं, और याद रखिएगा कि जब बात करते हैं वनावरण की और टाइगर रिजर्व की, तो यह पहली रिपोर्ट है। अभी तक की 17 रिपोर्टों में से यह पहली रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व में वन के बारे में बात की गई। मतलब टाइगर रिजर्व के अंदर जो वन है उनको भी यहाँ पे रखा गया है सर्वे में। टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो गलियारे हैं, जो आप कह सकते हैं कॉरिडोर हैं, जानवरों के जो कॉरिडोर हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। और पहली बार ये रिपोर्ट है जिसमें टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो गलियारे हैं उनके बारे में बात की गई है। तो याद रखना है, ये पहली रिपोर्ट है, पहली बार इस रिपोर्ट में इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। तो बताएं, भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा वन आवरण है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा वन आवरण किस टाइगर रिजर्व में है, ये आपको बताना है। 4 टाइगर रिजर्व आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। देखो, यहां पे आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि है, सबसे ज्यादा जो वनावरण है, वो है पक्के टाइगर रिजर्व में। पक्के टाइगर रिजर्व के लगभग 57% भाग में वनावरण है।
तो याद रखिएगा कि पक्के टाइगर रिजर्व के लगभग 97% भाग में वनावरण है और यह सबसे ज्यादा वनावरण वाला भारत का टाइगर रिजर्व है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यहां पे देखने को मिल रहा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व को क्या याद रखना है? बुक्सा टाइगर रिजर्व को इसलिए याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि, सबसे ज्यादा यदि किसी टाइगर रिजर्व में वन वृद्धि हुई है तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो बुक्सा टाइगर रिजर्व में हुई है और बुक्सा टाइगर रिजर्व में 238.80 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना एरिया, वन का एरिया यहाँ पे बढ़ा है और सबसे ज्यादा वन का एरिया यदि कहीं पे बढ़ा है तो वह है बुक्सा टाइगर रिजर्व। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जैसे अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो 2019 की रिपोर्ट से तुलना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब टाइगर रिजर्व के बारे में आप बात करते हो तो ये तुलना होती है 2011 से, मतलब 2011 से लेकर 2021 तक की बात करें यदि, तो पिछले 10 सालों में यदि हम देखें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा जंगल बढ़े हैं और 238 वर्ग किलोमीटर में जंगलों का, वनों का विस्तार हुआ है पिछले 10 वर्ष में। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि टाइगर रिजर्व की जब आप बात करोगे, गलियारों की बात करोगे तो पिछले 10 वर्षों की बात होती है। अन्य संदर्भों में जब हम बात कर रहे थे तो पिछले रिपोर्ट से चर्चा की जाती है। क्यों? क्योंकि टाइगर रिजर्व की चर्चा पहली बार की जा रही है, इससे पहले कभी इसकी चर्चा नहीं हुई है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी तुलना 2011 से हो रही है, 2011 के आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में आपको याद कर लेना है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है इसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया है और 2549, याद रखिएगा 2549.44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल यहाँ पे वेटलैंड विस्तारित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्द्रभूमि विस्तारित है, कहने का मतलब है कि इस वन के लगभग 96.76% भाग पर वेटलैंड है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड वाला यदि टाइगर रिजर्व बात किया जाए तो सुंदरबन याद रखना है, जहां के लगभग 96.76% भाग पर आपको देखने को मिलता है वेटलैंड, मतलब 2549.44 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो वेटलैंड है, जो कि आर्द्र भूमि है, यह आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जो सुंदरबन में टाइगर हैं वो टाइगर कहीं और सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या अगर वो सरवाइव कर भी लें, वो हो सकता है सरवाइव कर जाएं, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र के यदि टाइगर को ले जाकर सुंदरबन में छोड़ा जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि वेटलैंड में रहने की उनको आदत नहीं है। जबकि सुंदरबन में जो टाइगर रह रहे हैं वो वेटलैंड में रहने की उनकी हैबिट हो चुकी है, वहां से आसानी से रह सकते हैं, वो पानी में भी शिकार करते हैं। लेकिन किसी अन्य टाइगर रिजर्व में यदि हम बात करें तो वहां पे जो बाघ हैं वो पानी में शिकार नहीं करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पानी भी उनका खा रहा है। और अन्य बाघ अभ्यारण्यों की बात करें तो वहां उनको पीने योग्य, आप कह सकते हो, सामान्य जल मिलता है, जबकि सुंदरबन की बात करें तो पूरा खारा पानी वो पीते हैं, उसी आधार पे वो रहते हैं। ठीक है, तो सुंदरबन जो है अपने आप में आप कह सकते हो बहुत ही विविधतापूर्ण है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखने को एक चीज और आप याद रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, ये तो हो गया कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है यहां पर वेटलैंड सबसे ज्यादा है। ठीक है, आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में वेटलैंड है, याद रखिएगा यहां पे क्या था कि वेटलैंड का एरिया सबसे ज्यादा था। अब मैं प्रश्न क्या बोल रहा हूं कि वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर वेटलैंड की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको बता दें ये टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व, और कान्हा टाइगर रिजर्व में कुल 461 वेटलैंड है, ये भी याद रखिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में कुल 461 वेटलैंड है, छोटे छोटे टापू हैं इस तरह के, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा वेटलैंड कान्हा टाइगर रिजर्व में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो सुंदरबन को आपको टिक करना है। आपको बता दें ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया था 52 टाइगर रिजर्वों के बारे में, और 52 टाइगर रिजर्व में से मात्र 20 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जहां पर वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, बाकी 32 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जिनके वन क्षेत्र में कमी देखने को पिछले 10 वर्षों में मिली है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें यहीं पे, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि वन क्षेत्र जो टाइगर रिजर्व है उनमें वन क्षेत्र कितना
वृद्धि हुआ है तो आपको बता दें टाइगर रिजर्व में जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो 37.15 वर्ग किलोमीटर की हुई है। पिछले 10 वर्षों में मात्र 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वन क्षेत्र में हुई है। किनके? टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में मात्र पिछले 10 वर्षों में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में यदि हम बात करें तो 0.32%, सिर्फ 0.32% की वृद्धि पिछले 10 वर्षों में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में हुई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी ये आंकड़ा था, ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा है गलियारों का, माफ करिएगा, ये गलियारों का आंकड़ा है। जो जानते हैं आप, कॉरिडोर बनाए जाते हैं एनिमल के लिए, बाघों के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं, हाथियों के लिए गलियारे बनाए जाते हैं, तो ये कॉरिडोर के लिए है कि कॉरिडोर में मात्र 0.32% की वृद्धि हुई है। और यदि हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बात है कॉरिडोर की। लेकिन जब हम बात करते हैं अभ्यारण्यों की, बाघ अभ्यारण्यों की जब बात करते हैं तो उसको भी यही नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा फैक्ट है, पता होना चाहिए। बाघ अभ्यारण्यों की जब बात करते हैं तो बाघ अभ्यारण्यों में जो है ये 22.6 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 22.6 वर्ग किलोमीटर, 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। क्यों कमी हुई है? क्योंकि आपने देखा कि 52 में से सिर्फ 20 टाइगर रिजर्व है जिन्होंने वृद्धि दर्शाया है, बाकी के 32 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जहां पे कमी देखने को मिली है। तो बाघ अभ्यारण्यों के कुल क्षेत्र में यदि हम बात करें वनों की तो 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। प्रतिशत में यदि हम बात करें तो 0.04% की कमी देखने को मिली है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आंकड़े थे जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को हम देखते हैं। यदि कहीं पे कुछ छूट गया है, बार बार, क्योंकि वीडियो आपके पास है, ठीक है, एक बार फिर से बैक करके चीजों को देख लीजिएगा, फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलें इसको बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है? बताएं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां पे बात हो रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र सबसे ज्यादा रखने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। चलें बताएं। राज्य के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर देखने को मिलते हैं? तो यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां देखने को मिलते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, मतलब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पे आपका आता है मिजोरम, ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनमें क्या है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कहां पे है? मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पे हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब बात करते हो आप वन क्षेत्र की, तो वन क्षेत्र का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति। वन क्षेत्र मतलब क्या है कि भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। जब आप बात करते हो वन आवरण की, तो वन आवरण में हो जाता है कि किसी भी भूमि पर जहां पे वृक्ष लगे हों उनकी बात की जाती है, उनकी उपस्थिति की बात की जाती है। इसको बताएं। भारत के कुल मैंग्रोव इसी प्रकार के वन में सर्वेक्षण बोला गया है। भारत के कुल मैंग्रोव में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितनी वृद्धि देखी गई है? भारत का जो कुल मैंग्रोव क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताएं। भारत के मैंग्रोव क्षेत्र में कुल कितनी वृद्धि आपको देखने को मिली है? चलें बताएं।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखने को मिली है? तो आपको बता दें, भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। कितनी वृद्धि देखने को मिली है? 17 वर्ग किलोमीटर की देखने को मिली है। और 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ने के कारण भारत में मैंग्रोव का जो कुल क्षेत्रफल हो गया है वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर। 4,992 वर्ग किलोमीटर के एरिया में भारत में मैंग्रोव क्षेत्र विस्तारित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? आप जानते हो वृक्षों के रूप में कार्बन स्टॉक की गणना की जाती है, तो कुल कार्बन स्टॉक कितना है ये आपको बताना है। चले बताएं, भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? चले, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? चले जवाब दीजिएगा, कुल कार्बन स्टॉक कितना है? देखो, भारत में जो कुल कार्बन स्टॉक है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो 7,204 मिलियन टन है। कितना है? 7,204 मिलियन टन है। यदि बात किया जाए 2019 से कितनी वृद्धि हुई है, तो 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो रही बात कुल कार्बन स्टॉक की। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में कुल कितने बांस हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में बांस जो है, क्योंकि बांस की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भारत में कुल कितने बांस हैं, तो आज के समय में यदि हम बात करें तो 53,336 मिलियन बांस आज के क्षेत्र में भारत में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी भी काउंटिंग हुई है। 53,336 मिलियन बांस आज के क्षेत्र में पूरे भारत में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पूर्वोत्तर भारत, क्योंकि आप देखोगे इस रिपोर्ट में तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो कमी हो रही है वो पूर्वोत्तर भारत में वनों में लगातार कमी हो रही है। और आपको यह भी पता होना चाहिए आज की तिथि में पूर्वोत्तर भारत के जो वन हैं वो भारत के संपूर्ण वन का 23.75% हिस्सा रखते हैं। भारत के संपूर्ण वन का 23.75% जो हिस्सा है वो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया इनका कितना है यदि हम बात करें, इनका भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.98% एरिया है और वह भारत के लगभग 23% वनों को जो है संरक्षित करके रखा हुआ है। आगे कुछ रिपोर्ट हैं, इनको देख लेते हैं। इसी पीडीएफ में मैंने जोड़ दिया था, इनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, चलें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखो क्या बताया गया है, दो चीज़ें दी हुई हैं। चेंज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बिटवीन 2019 और 2021 के बीच की बात हो रही है। अब इसमें दिया गया है, क्लास दिया है सारा, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब ये 2019 का आंकड़ा है, ये 2021 का आंकड़ा है। ठीक है, दोनों आंकड़े आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर 2019 में था 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर या कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%। ठीक है, 2021 के आंकड़े के अनुसार यदि हम बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अब 21.71% जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। पहले कितना आता था? 21.67 आता था। मतलब यदि हम बात करें कि कितना परिवर्तन हुआ है एरिया में, तो 1540 जो अभी आपको बताया गया स्क्वायर किलोमीटर का परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह से ट्री कवर की जब बात करते हैं, 95,027 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पहले था। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% क्षेत्र था जहां पे वृक्षावरण था, और यह बढ़कर अब हो गया है 95,748, मतलब 2.91% क्षेत्र पर आज आपको वृक्ष देखने को मिलता है। एरिया की बात करें तो कुल 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
ठीक है। ओवरऑल पिछली बार यदि हम बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन और वृक्ष आवरण देखने को मिलता था। मतलब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% था, जहां पे वृक्षावरण और आप कह सकते हो वन दोनों पाए जाते थे। आज के समय में क्या है, ये हो गया है 8,09,537 और ये प्रतिशत बढ़कर हो गया है 24.62%। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बहुत कुछ मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन बढ़ोतरी है। ओवरऑल 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है जब आप बात करते हो फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिलाकर। तो ओवरऑल कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2,261 स्क्वायर किलोमीटर, किसमें, फॉरेस्ट और ट्री को जब मिला के बात करते हैं तो ये आप आंकड़ा देख सकते हो। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। तो भारत में किस प्रकार के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं उसका यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में अभी हमने बात किया। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पे रुक रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दिया है ये मैंग्रोव कवर के बारे में दिया हुआ है कंट्री में, देश में, और जब मैंग्रोव कवर की बात आती है तो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ से सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2019 में जहां 251 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उड़ीसा में मैंग्रोव कवर था, उसके बाद महाराष्ट्र में 320 था। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो मैंग्रोव कवर जो था वो 2112 वर्ग किलोमीटर ये पश्चिम बंगाल में था, और उसके बाद 1177 किलोमीटर ये था गुजरात में। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है। अब इसमें बोला गया है कि ये तो 2019 का था, 2021 में क्या परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ है उसकी बात की जा रही है। जैसे उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र विस्तार हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विस्तारित हुआ है, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और बढ़ा है, वेस्ट बंगाल में 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मैंग्रोव में और बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है, गोवा में भी 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है। लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि गुजरात में मैंग्रोव का क्षेत्र घटा है -2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नष्ट हुआ है गुजरात में। तो याद रखिएगा, जब 2021 के रिपोर्ट की बात करते हो तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि भारत के जो भी राज्य जहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते थे सब में विस्तार देखने को मिला है, सब में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एकमात्र राज्य गुजरात है जहां पे मैंग्रोव वन में कमी देखने को मिली है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कमी कितनी है, -2, तो 2 वर्ग किलोमीटर की कमी गुजरात के मैंग्रोव क्षेत्र में देखने को मिला है। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सभी राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। वन सर्वेक्षण से जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सब का चर्चा किया गया है। हाँ, हो सकता है 1 से 2 प्रश्न छूटे हों, करंट अफेयर्स के विभिन्न संदर्भों में उनको हम लेकर आप तक पहुंचाएंगे, वो आते जाएंगे और उसी आधार पे हम उसकी चर्चा भी कर लेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसकी यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।